बिहार इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कई तरह से बहस शुरू हो गई है। ख़ास तौर से AIMIM जब से 5 सीटें लेकर के आई है तो एक ऐसा लग रहा है कि सेकुलर जो पार्टियां अपने आप को कहा करती थी उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर AIM नहीं होती तो हम जो है वो सरकार बना लेते, हमारी सीटें ज़्यादा हो जाती। हालांकि उसके लिए अगर आप रिसर्च करते हैं, अगर आप एक एक सीट का मुआवजा करते हैं, जहां पर MIM 20 सीटों पर लड़ी थी जिसमें से 5 सीटें जीती हैं, बाकी 15 सीटों पर करते हैं, तो कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आता कि महागठबंधन को नुकसान पहुँचाया गया हो। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर MIM के बहुत ही कम जो है वो वोट आए हैं और इस पोजीशन में नहीं रहे हैं कि किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुँचा पाएँ। तो ये कहना सरासर गलत है। और अब जिस तरह से जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और बंगाल जाने की बात कही है, तो एक बार बहस शुरू हो गई है कि क्या ये इस तरह की राजनीति मुसलमानों को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, क्या इस तरह की राजनीति से बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये कई तरह के सवालात जिस तरह से बार बार MIM को लेकर के उठाए जाते हैं और वोट कटवा पार्टी के तौर पर उसको पेश करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस इलेक्शन के रिज़ल्ट में बिल्कुल ये साबित हो गया है कि MIM वोट कटवा पार्टी नहीं है, कहीं पर भी उसने वोट नहीं काटे हैं, बल्कि वोट कटवा पार्टी कई जगह ये देखने में आ रहा है कि और पार्टियां या कुछ आज़ाद उम्मीदवार निकल कर के सामने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 3 इलेक्शन का आंकड़ा कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनने के बावजूद उसका वोट प्रतिशत घटा है। उसके अलावा जिस तरह से अभी तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए और ये कहा गया कि जो पोस्टल वोट थे उनको रिजेक्ट किया गया बिना कारण बताए, और पोस्टल वोट की गिनती इन मशीनों के खुलने के बाद नहीं होती है बल्कि उसको पहले किया जा सकता है। बाकायदा उसका रूल उन्होंने बताया और यह भी बताया कि आपके पास सबूत हैं, आपके पास CCTV फुटेज हैं, आप उनको खोलिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कैडर है पूरे हिंदुस्तान में, तो आप सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे? जब इस तरह का मामला सामने आ रहा है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप सड़कों पर निकलिए, आप कोर्ट जाइए, आप अपनी आवाज़ उठाइए ताकि आप ये साबित कर पाएं कि आप गलत नहीं हैं। लेकिन जब जब इलेक्शन होता है तब तब ये देखने में आता है कि हमेशा EVM के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद लोग खामोश बैठ जाते हैं। कांग्रेस का पूरे देश में कैडर है, जब वो कोई बात करता है, अगर कोई एहतजाज करने की बात करता है, भारत बंद की बात करता है, तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। लेकिन आप EVM को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे? बार बार आप इल्ज़ाम लगाते हैं। 2014 में आपने इल्ज़ाम लगाया, 2019 में आपने लोकसभा में इल्ज़ाम लगाया, उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी तब आपने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसके बाद आपने कोई मुनासिब कार्रवाई अपनी तरफ से नहीं की। इसको लेकर के आपने कोर्ट का दरवाज़ा कितनी बार खटखटाया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इनकी मानसिकता के ऊपर सवालात खड़े करता है कि आखिर आप अगर सीरियस हैं तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करते ताकि आवाज़ पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे। और इसके लिए आप जिस तरह से दलील देते हैं कि पूरी दुनिया में ये ख़त्म है, तो आपकी सरकारों में भी ये मशीनें काम करती थीं, लेकिन उस वक्त आप इसको सही मानते थे। आज जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप इसको गलत मानते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है जिसके लिए आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसलिए इस तरह से मशीनों को, इस तरह से EVM को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। अगर आप वाकई में आप मानते हैं कि ये गलत है तो आपको सड़कों पर आना होगा, इसके खिलाफ आंदोलन करना होगा। 2010 में बीजेपी ने का परसेंटेज जो था वो वोट प्रतिशत 16 था। उसके बाद 2015 में 24 हुआ, बढ़ गया 16 से तकरीबन 8%। 2020 में अभी इलेक्शन में 19.46% वोट बीजेपी को मिला है। आरजेडी को 19% था 2010 में, 2015 में 18% हुआ, यानी 1% घट गया, लेकिन इस बार 23% वोट आरजेडी को मिला है। कांग्रेस को 8% था 2010 में, फिर 7 हुआ और इस बार 9.48%। जेडीयू को का वोट प्रतिशत इस बार सबसे कम हुआ है और लगातार कम होता चला जा रहा है। 2010 में 23% था, 2015 में 17% था, इस बार 15.39% वोट है जो पड़ा है।
जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेडीयू की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। शायद उसकी वजह जिस तरह से बार बार उनके उल्टे इल्ज़ाम लगाया जाता है पलटू राम का कि वो पलट कर कहीं भी चले जाते हैं, तो उसको लेकर इनकी विश्वसनीयता ख़त्म होती चली जा रही है। और बीजेपी ने इस बार बिल्कुल जिस तरह से चिराग पासवान को इनके पीछे लगा करके पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जेडीयू एनडीए के साथ रहते हुए केंद्र में किस तरह का सलूक इस पार्टी के साथ करवाती है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों ने अपना हक अदा कर दिया महागठबंधन के साथ जाते हुए। जहां पर उन्हें लगा कि मीम के कैंडिडेट जीत रहे हैं, वहां पर मीम के कैंडिडेट जिताए एमआईएम के, लेकिन जहां उन्हें लगा कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, वहां महागठबंधन को पूरी तरह से मुसलमानों ने वोट दिया, जिसका एक सबूत यह है कि सारे के सारे 11 विधायक जेडीयू के हार गए। लेकिन ये बात कही जा रही है कि जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान खड़े थे वहाँ पर जेडीयू का, आरजेडी का जो अपना वोट है यादव का, वो मुसलमानों को नहीं पड़ा। चाहे वो आरजेडी के कैंडिडेट थे, चाहे वो कांग्रेस के थे या लेफ्ट के थे। तकरीबन 10 लोगों की ऐसी लिस्ट है जिसमें मैं परसेंटेज बताना चाहूँगा कि किसका कितना वोट प्रतिशत है और वहाँ पर बीजेपी को कामयाबी मिली है और बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट पड़ा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यादव ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों ने कोई जात, कोई धर्म, कुछ नहीं देख करके सीधा महागठबंधन को वोटिंग की। तो ये इल्ज़ाम पूरी तरह से साबित होता है कि यादव, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो हम बिहार की बात करें, वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं देते। जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होता है वो अपना वोट बीजेपी को या दूसरी पार्टियों को, या अगर हम दलितों की बात करते हैं तो बीएसपी को देते हुए नज़र आते हैं। क्योटी विधानसभा सीट है, अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, जिनको सीएम के तौर पर भी पेश किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आरजेडी का जो वोट प्रतिशत है वो 43% है और मुस्लिम का 42% है, जबकि एनडीए वहाँ पर जीती है, 47% वोट एनडीए को मिला है। दूसरी सीट है गौरपुरम, अफजल अली ख़ान, आरजेडी का 36% वोट है, 32% मुसलमानों का है और एनडीए को जो वोट मिला है वो 41% वोट मिला है। जाले में मकसूद उस्मानी को कांग्रेस और यादव का जो वोट है वो 38% है, लेकिन मुसलमानों का वोट है 33% और 51% वोट एनडीए को पड़ा है। आप लगा सकते हैं अंदाज़ा इससे आसानी से। बिस्फी विधानसभा सीट है, मोहम्मद फैज़ान आलम, आरजेडी और जो कांग्रेस का जो वोट है यहाँ पर 42% है, मुसलमानों का 37% है और एनडीए को 48% वोट मिला है। इसके अलावा आफ्ताब आलम सीपीआई से लड़ रहे थे, इनको 24.65% वोट यहाँ पर यादव का है, मुसलमानों का 23% है, एनडीए को वोट मिला है 52%। ढाका से फैसल रहमान जो पिछली बार विधायक भी थे, बीजेपी यहाँ से जीती है। फैसल रहमान जो ढाका से चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी बार एमएलए बने, यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। आरजेडी और कांग्रेस का जो वोट था यहाँ पर 43% था, मुसलमानों का 44%, वोट मिला है बीजेपी को 48%। सुपौल मिन्नत रहमानी, कांग्रेस और आरजेडी का जो वोट है 33.83, 28% मुसलमानों का वोट है, 50% वोट यहाँ पर मिला है एनडीए के कैंडिडेट को, यहाँ से जेडीयू का एक लड़ रहे थे। सुरसंद सैयद अबू दोजाना, आरजेडी और कांग्रेस का 33.53, मुसलमानों का 24% और जीत दर्ज हुई है 28.63 पर। फॉरबेसगंज जाकिर हुसैन खान, कांग्रेस 39.98, 37% मुसलमानों का वोट है, 45.53 वोट मिला है एनडीए को। पूरनपुर तौकीर आलम इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ रहे थे, कांग्रेस और यादव का वोट यहाँ पर 38.48 है, 38% मुसलमान हैं और एनडीए के कैंडिडेट को 39.97% वोट मिला है। ये एक छोटा सा मैंने बताने की कोशिश की कुछ 10 कैंडिडेट का डाटा उठा करके कि किस तरह से यादव जहाँ जहाँ पर हैं और मुसलमान वहाँ पर लड़ रहा था, यादव ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट किया और जिसकी वजह से ये 10 सीटें भी जो है वो महागठबंधन के खाते से निकलकर एनडीए के खाते में चली गई और यहाँ पर मुसलमानों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन यादव ने वोट नहीं दिया। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।